Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with the chapter Not-for-Profit Organizations. Starting today's class with illustration 9, discuss करते हैं. The Sport Writers Club gives the following receipts and payments account for the year ended March 31, 2022. यानी current financial year ends on March 31, 2022. So current financial year is 2021-22, जिसका हमें receipts and payments account दिया हुआ है. So receipts and payment account for the current year ending on March 31, 2022, that is financial year 2021-22 दिया हुआ है. इसके नीचे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं. करेंट ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च 2022, यानी 22 वाला कॉलम इज क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम एंड 2021 वाला कॉलम इज ओपनिंग बैलेंस का कॉलम. So assets and liabilities का बैलेंस इज ऑन March 31, 2021, that is 1st April 2021, which is the opening date. So the balances are opening balances of assets and liabilities. March 31, 2021 is 1st April 2021, which is the opening date. So इस date में जो भी balances है, they are opening balances, and March 31, 2022 is the closing date. तो इस date में जो balances है, they are closing balances. So assets and liabilities का closing balance दिया हुआ है, and then additional information. And question का requirement क्या है? Required. From the above information, you are required to prepare the club's balance sheet as at March 31, 2021, यानी 1st April 2021, which is the opening date. यानी अपने को एक opening date का balance sheet बनाना है, right? So opening date का balance sheet बनाना है. B में the club's income and expenditure account for the year ended March 31, 2022. So income and expenditure account for the year ended March 31, 2022 बनाना है. So एक ये हो गया. And then the club's closing balance sheet as at March 31, 2022. So एक अपने को closing date का balance sheet बनाना है. यानी ये एनपीओ का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, जिसमें अपने को ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट, क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट एंड साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द करेंट ईयर एंडेड ऑन मार्च 31, 2022 प्रिपेयर करके देना है, राइट? तो चलो पहले फॉर्मेट को रेडी करते हैं. इलस्ट्रेशन 9. In the books of Sport Writers Club, Sport Writers Club,
रेडी? नेक्स्ट, सबसे पहले एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं एक एक करके। ठीक है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस को लेस करते हैं, एक्सपेंस सैलरी से लेस करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस के साइड में सैलरीज से लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज का ओपनिंग बैलेंस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज का क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करेंगे। दूसरा ट्रीटमेंट कहां पर होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरीज का ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरीज का ट्रीटमेंट समझ में आ गया। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंस है, तो इसका भी आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट सेम तरीके से होगा जैसे हमने आउटस्टैंडिंग सैलरीज का किया। एंड थर्ड पॉइंट में आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर का भी खर्चा होता है, तो उसका भी आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट सेम तरीके से होगा जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज का किया। ठीक है। तो ये तीनों मेरे क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस को क्या करना है? लेस। एंड आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस को क्या करना है? ऐड। ठीक है। एंड देन दूसरा ट्रीटमेंट, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में। क्लियर? ठीक है। सबके पास मटेरियल है। सैलरीज का पेमेंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कितना दिया हुआ है देखो, 12,000 है। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का 7,210 है। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स का 2,172 है। क्लियर है? ठीक है। चलो करते हैं। ठीक है। आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस को लेस कर रहे हैं, कितना है? 710। देखिए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज 710, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इज 170। 170। तो सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 11,460। देन नेक्स्ट एक्सपेंस, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट एक ही साथ तीनों के लिए कर देंगे। अभी तीनों का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीटमेंट कर रहे हैं।
तीनों यानी रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज एंड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। अब रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखो कितना पेमेंट हुआ है। 7220, 7220 इनर कॉलम में। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 864 लेस करो, 864 लेस करो, 864 लेस करो। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 973 ऐड करो। So rent and electricity expense for the year is 7329, 7329। ठीक है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स का पेमेंट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 2172, 2172। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 226, 226 लेस करो, 226 लेस। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 340 ऐड। 2286 न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स का एक्सपेंस, एक्सपेंस फॉर द ईयर इज 2286। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज के साइड कैपिटल फंड के लिए 4 से 5 लाइन का जगह छोड़ो और एक एक करके सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के क्लोजिंग बैलेंस को लिखो। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। आउटस्टैंडिंग सैलरीज का क्लोजिंग बैलेंस 170, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 973, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स 340। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड आया। अब ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड आउटस्टैंडिंग सैलरीज का ओपनिंग बैलेंस 710, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ओपनिंग बैलेंस 864, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स का 226। डन। ठीक है, टिक कर दिया। नेक्स्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक एसेट है। फिक्स्ड डिपॉजिट इज एन एसेट। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड। इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट के अमाउंट में कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी करेंट फाइनेंशियल ईयर में कोई भी नया फिक्स्ड डिपॉजिट किया नहीं है या कोई पुराना फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़ा नहीं है। ठीक है, तो ना तो कोई पुराना फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़ा है या उसको इनकैश करा है, ना कोई नया फिक्स्ड डिपॉजिट को किए हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट जितना पहले था उतना आज भी है।
ठीक है। सो फिक्स डिपॉजिट के बैलेंस में कोई चेंज नहीं है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में 20,000, सेम अमाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में फिक्स डिपॉजिट लिखो। ठीक है, ओके। 10% क्या है? फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट का रेट है, इसमें हम आएंगे, तो इसको एक बार एस्ट्रिक दे दिए। इंटरेस्ट अक्रूड, अक्रूड मींस आउटस्टैंडिंग। अक्रूड अपने इनकम के केस में यूज करते हैं। व्हेन द इनकम इज आउटस्टैंडिंग वी यूज द वर्ड अक्रूड इनकम। सो ये इंटरेस्ट इनकम आउटस्टैंडिंग का अमाउंट दिया हुआ है, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। देयर ऑन मीन्स व्हाट? इसके ऊपर, फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर आउटस्टैंडिंग यानी अक्रूड इंटरेस्ट का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट किया तो इंटरेस्ट अपने को मिलेगा, रिसीव करेंगे। तो इंटरेस्ट कितना रिसीव किया है साल में, उसका अमाउंट अपने को रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट के साइड ही मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट किया है तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, रिसीव करते हैं, तो इंटरेस्ट जितना रिसीव किया है उसका अमाउंट कहां पर मिलेगा? रिसीट के साइड मिलेगा। तो रिसीट के साइड में देखो, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2000 है। सो दिस इज इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2000। ये इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम के साइड में आ जाएगा, इनर कॉलम में 2000, और नीचे में इंटरेस्ट अक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग। इनकम का आउटस्टैंडिंग के लिए वी यूज द वर्ड अक्रूड। तो आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस को क्या करते हैं? लेस, और क्लोजिंग बैलेंस को ऐड। सेम जैसा एक्सपेंस के लिए किया था वैसा इनकम के केस में भी करते हैं। कोई समझ में? सो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड। इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहां पर होगा? ओपनिंग बैलेंस विल कम, ओपनिंग बैलेंस शीट के कौन से साइड में? एसेट के साइड में। बिकॉज इनकम जब अक्रूड होता है वो बिजनेस के लिए एसेट है। इस दिस केस में तो एनपीओ है, तो वो इस एनपीओ के लिए एसेट है, क्योंकि इनकम रिसीव होना बाकी है, यानी आने वाले दिनों में रुपया मिलने वाला है। तो व्हेन सम अमाउंट इज रिसीवेबल, रिसीवेबल इज ऑलवेज एन एसेट। सो इंटरेस्ट का इनकम अक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग, यानी इंटरेस्ट कमाई हो चुका है, इनकम हैज बीन अर्नड, बट उसका अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो रिसीव होगा, तो रिसीवेबल है, रिसीवेबल है तो एसेट है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में। क्लियर है? करो। सो इनकम के साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इनर कॉलम में 2000, 2000 कहां से लिया हमने? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीट के साइड में 2000 का इंटरेस्ट रिसीव हो चुका है, दिखाई दिया।
अब इसके साथ हम क्या एडजस्टमेंट्स करेंगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट को लेस करना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट को ऐड करना है। एक्सपेंस के केस में आउटस्टैंडिंग के लिए भी यूज द वर्ड अक्रूड। आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट 2000 का ही आ रहा है, राइट? अब अक्रूड इंटरेस्ट का दूसरा ट्रीटमेंट कहां पर होगा? बैलेंस शीट के एसेट के साइड में। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में अक्रूड इंटरेस्ट 500, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में ओके। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट कितना है? फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट कितना है? फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट इज 20,000 और फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट का रेट इज 10%। तो इनकम, फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट इनकम एक साल का कितना बनता है? 2000, 2000। 2000। अब देखो मैजिक हुआ है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड में आउटर कॉलम में इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2000 है, जो उस फिक्स डिपॉजिट के साल का इंटरेस्ट है। 20,000 का फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट का रेट 10%, तो एक साल का इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट का इनकम इज 20,000 का 10% इज 2,000। फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट कितना? 20,000, इंटरेस्ट का रेट 10%, 20,000 पर 10% इज 2,000, सो 2,000 एक साल का इंटरेस्ट इनकम। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर में इनकम के साइड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट पूरे साल का 2,000 दिखाई दे दिया। ठीक है, ये रहा आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट इज 2,000। वेरीफाई कर दिए अपने, है ना? हो गया, टिक करते जाना है। ओके। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, रिसीवेबल यानी रिफंड। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव होना बाकी है, रिसीव होना बाकी है। सेट। रिसीवेबल यानी रिसीव होना आउटस्टैंडिंग। बाकी है, इट इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम। सो इनकम रिसीवेबल यानी इनकम आउटस्टैंडिंग। तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। क्या ट्रीटमेंट होगा? ओपनिंग को लेस करेंगे एंड क्लोजिंग को ऐड करेंगे। रिसीवेबल यानी रिसीव होना बाकी, आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस को क्या करते हैं? लेस, क्लोजिंग बैलेंस को ऐड। तो सब्सक्रिप्शन आता कहां पर है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम के साइड में बाई सब्सक्रिप्शन। देखो कितना अमाउंट रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन तो रिसीव करेंगे ना, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट के साइड में सब्सक्रिप्शन 28,600 है। क्लियर? 28,600 है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम के साइड में बाई सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में
28,600, उसके साथ हम लेस 1263 एड 1575। क्लियर? एंड दूसरा ट्रीटमेंट कहां पर होगा बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में कौन से साइड में? एसेट के साइड में, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इनकम है। इनकम जब रिसीव होना बाकी है, यानी बाद में हमें रुपया मिलेगा, रिसीवेबल है तो एसेट, रिसीवेबल हमेशा एसेट होता है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में। वन टू सिक्स थ्री 157। सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर कितना आ रहा है? 28912। बैलेंस शीट में भी लिखना है 1263। हो गया? नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस को क्या करना है? ऐड ओपनिंग ऐड हो जाएगा। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस को क्या करना है? ऐड। ऐड ऐड सर। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस के क्लोजिंग बैलेंस को क्या करना है? लेस। याद माइनस। करो ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस के क्लोजिंग बैलेंस को हम क्या करते हैं? लेस करते हैं, और ओपनिंग बैलेंस को ऐड करते हैं, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर में ही एडवांस में पेमेंट हो चुका था, जो कि करेंट ईयर के लिए हुआ था। तो करेंट ईयर का एक्सपेंस है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, इसीलिए ऐड होता है। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो लेस होता है। और थोड़ा लॉजिक भी लगाओ, आउटस्टैंडिंग के केस में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो आउटस्टैंडिंग के केस में ओपनिंग बैलेंस को लेस किए थे, क्लोजिंग बैलेंस को ऐड किए थे। तो प्रीपेड के केस में ठीक इसको ऑपोजिट करेंगे, ओपनिंग को क्या करोगे? ऐड, और क्लोजिंग को लेस। तो आउटस्टैंडिंग के केस में आउटस्टैंडिंग इनकम है या एक्सपेंस है? दोनों केस में, आउटस्टैंडिंग के केस में, आउटस्टैंडिंग के हर केस में ओपनिंग लेस, क्लोजिंग ऐड। प्रीपेड चाहे एक्सपेंस का हो या इनकम के केस में तो प्री रिसीव्ड बोलते हैं। तो एडवांस इनकम या एक्सपेंस जैसा भी हो, एडवांस हर केस में ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग लेस होता है। सो प्रीपेड एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस ऐड होगा, क्लोजिंग बैलेंस लेस होगा। क्लियर? और दूसरा ट्रीटमेंट कहां पर होगा बैलेंस शीट में? एसेट के साइड में। प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट, सो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में,
एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में। ठीक है, अब एक्सपेंसेस का पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है देखो, पेमेंट के साइड में मिल जाएगा 10,278, ये रहा 10,278। सो सन्ड्री एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कितना आ रहा है, करेक्ट 10075। ओके, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, उस पर काम करना होगा, देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आगे जो तीन आइटम्स है, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक्स, ये तीनों क्या है, एसेट्स है। बुक्स इज एन एसेट, हाँ, ठीक है। सो फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक्स, ये तीनों एसेट है। सो इन तीनों एसेट का ओपनिंग बैलेंस अपने को दिया हुआ है। तो एक बार तो हम क्या कर रहे हैं, आगे रीड करने से पहले ये तीनों एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस को हम ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में रख देते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में रखो फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक्स। डन। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। क्लोजिंग वैल्यूज नहीं दिया हुआ था ना ऊपर टेबल में,
तो उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, द क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, यानी इन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करके क्लोजिंग बैलेंस को निकालना है। कितना कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 10% एंड 20% पर एनम रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली यानी फर्नीचर पर 10% एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, इंक्लूसिव ऑफ द एडिशंस, इंक्लूसिव ऑफ द एडिशंस इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर। मतलब क्या इसका, यानी अगर करेंट ईयर में फर्नीचर या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कोई नया एडिशन हुआ है, एडिशन कैसे होता है, जब अपने एसेट को परचेज करते हैं, तो अगर कोई नया फर्नीचर परचेज हुआ है या नया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज हुआ है, तो उस पर भी हमें 10% एंड 20% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इंक्लूसिव ऑफ द एडिशंस, इंक्लूसिव ऑफ द एडिशंस, यानी ये जो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है इसमें ऐड करना है परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर अगर हुआ है तो, करके जो अमाउंट आएगा उस पर अपने को 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना, इंक्लूसिव ऑफ द एडिशंस इफ एनी मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस है, इसके साथ हमें ऐड करना है कोई नया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज हुआ तो, करके जो अमाउंट आएगा उस पर हम 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्लियर, समझ में आया? तो देखो, फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज हुआ है, ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से पता चल जाएगा, बिकॉज परचेज हुआ है, एसेट परचेज होता है तो क्या होता है, पेमेंट करते हैं। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट के साइड में देखो, ये रहा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1000 का परचेज हुआ है, फर्नीचर का परचेज दिखाई दे रहा है, फर्नीचर का परचेज नहीं है, केवल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1000 का परचेज हुआ है, क्योंकि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट है। जब परचेज करते हैं एंट्री स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश यानी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट करके आया ये 1000। क्लियर है, यानी फर्नीचर का देर इज नो परचेज, नो न्यू एडिशन। ठीक है, यानी फर्नीचर पर अपने को सिर्फ 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करने का काम करना है। ठीक है, रेडी? चलो आ जाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में। एसेट के साइड फर्नीचर, इनर कॉलम में 9600, ये फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है, उस पर हम 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। 10% इज 960, डेप्रिसिएशन को लेस किया, डेप्रिसिएशन का दूसरा ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर के साइड डेबिट साइड में लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन, ऐसे करके लिखो डैश ऑन फर्नीचर, कितना 960। इनर कॉलम में लिखा बिकॉज बाकी दो एसेट्स पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अच्छा, आपने देखा 9600 का दो जगह ट्रीटमेंट आ गया, एक ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में 9600 एंड देन क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में इनर कॉलम में ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर 9600, देन लेस का डेप्रिसिएशन 960। 960 का भी दो जगह ट्रीटमेंट हुआ है, एक इधर बैलेंस शीट में एंड दूसरा एक्सपेंडिचर में, ये रहा। क्लियर? अभी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में आ जाओ। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस 7200 है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7200, करेक्ट, और करेंट ईयर में 1000 का परचेज हुआ, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स
इक्विपमेंट कितना 1000। सो इनर कॉलम में सब टोटल करो, यानी कुल मिलाकर 8200 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। दिस इज अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ द एडिशंस। इसी पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20% का। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। 8200 का 20% निकालो, कितना आ रहा है? 16। 16। करेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू। 1640 लेस करके फाइनल अमाउंट क्लोजिंग WDV आउट ऑफ 6560। 6560। डेप्रिसिएशन का दूसरा ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर के साइड में जगह बना के रखा हुआ है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इनर कॉलम में लिखेंगे कितना 1640। ठीक है, एक बार देखो ये 7200 का, देखो दो जगह ट्रीटमेंट हुआ है। एक ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। तो 7200 का दो जगह ट्रीटमेंट हो गया है। ये जो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अमाउंट है, ये कहां से उठाया था? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से उठाया था। और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के हर आइटम का ट्रीटमेंट एक ही जगह होता है, तो वो इधर आकर ऐड होकर एक जगह हो चुका है। ठीक है, यानी इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट है, एक ही जगह होगा, वो इधर ऐड होकर हो चुका है। देन डेप्रिसिएशन का देखो दो जगह ट्रीटमेंट हुआ है, एक बैलेंस शीट में लेस करके दिखाए और एक एक्सपेंडिचर के साइड में करेक्ट डेप्रिसिएशन में। ओके 1640। ओके, द क्लब्स लाइब्रेरी बुक्स, क्लब का जो लाइब्रेरी बुक्स है आर रीवैल्यूड, यानी उसका वैल्यूएशन किया गया है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। यानी हर साल लाइब्रेरी बुक्स का वैल्यूएशन किया जाता है, यानी साल के एंड में देखा जाता है इतने सब लाइब्रेरी बुक्स हैं, इनका आज का डेट का वैल्यू कितना है। मतलब हर साल ईयर के एंड में लाइब्रेरी को खोला जाता है, उसमें जितने भी बुक्स हैं उन सब का क्लोजिंग डेट का वैल्यूएशन किया जाता है, ईयर के एंड का क्लोजिंग डेट का वैल्यूएशन किया जाता है। यानी आज के डेट में 31 मार्च के डेट में इन सारे बुक्स का कितना वैल्यू है। तो क्या पता चला? एंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ मार्च 31 2022, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड में कितना वैल्यू निकाला गया 5250। यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में लाइब्रेरी बुक्स जो है वो 5250 का हम शो करेंगे। दिस इज द फाइनल अमाउंट, बिकॉज ये अकाउंटिंग ईयर के एंड में 31 मार्च 2022 जिस डेट को अपने बैलेंस शीट बना रहे, तो बैलेंस शीट अपने 31 मार्च 2022 का बना रहे, तो 31 मार्च 2022 को लाइब्रेरी बुक्स का वैल्यूएशन 5250 है। यानी उस डेट में जो बैलेंस शीट है उसका फाइनल अमाउंट है 5250। तो बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में 5250 पर ही आएगा वो, बिकॉज एकदम ईयर के एंड में इसका वैल्यूएशन हुआ है, तो बैलेंस शीट में वो इसी अमाउंट पर ही आएगा। क्लियर? 5250। बट लाइब्रेरी बुक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 5000। और हम जब फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का परचेज ढूंढ रहे थे तो यस, हमने लाइब्रेरी बुक्स का भी परचेज देख लिया था कि 1000 रुपए का बुक्स भी परचेज हुआ है, 1000 रुपए का बुक्स भी परचेज हुआ है। तो लाइब्रेरी बुक्स का एक बार हिसाब लगाते हैं। क्या हिसाब लगाते हैं कि ओपनिंग डेट को 5000 का बुक्स था, करेंट ईयर में 1000 रुपए का बुक्स परचेज किए, यानी एनपीओ के पास हो गया 6000 का बुक्स। बट ईयर के एंड में 31 मार्च 2022 को इन सभी बुक्स का वैल्यूएशन किया गया जो कि 5250 है। तो बीच में 750 का जो
डिक्रीज दिखाई दे रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? इट इज ड्यू टू Depreciation. डेप्रिसिएशन। एसेट है तो डिक्रीज होने का पहला कारण इज डेप्रिसिएशन। सो 750 इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स। समझ में आया? यानी लाइब्रेरी बुक्स के केस में अपने को डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? लाइब्रेरी बुक्स का ओपनिंग बैलेंस, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, एंड देन फाइनल क्लोजिंग बैलेंस। तो डिफरेंस आया डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो बैलेंस शीट में भी हम बिल्कुल इसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आ जाओ। लाइब्रेरी बुक्स ओपनिंग डेट में 5,000 का था। करेंट ईयर में लाइब्रेरी बुक्स परचेज किए कितना का? 1000 rupees. 1,000 का बुक्स। यानी कुल मिलाकर इस क्लब के पास हो गया था 6,000 का बुक्स। ठीक है, बीच में एक लाइन छोड़ो, करके लाइन ड्रॉ करके आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट, ईयर के एंड में फाइनल अमाउंट रीवैल्यूएशन करने पर 5,250 निकाला गया। 5,250 निकाला गया। तो जो डिफरेंस अमाउंट है 750 का, जो डिक्रीज हो रहा है, उसका मात्र एक कारण क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन। ब्रैकेट्स में बैलेंसिंग फिगर लिखना जरूरी है। एंड डेप्रिसिएशन का दूसरा ट्रीटमेंट कहां पर होगा? एक्सपेंडिचर के साइड में, ऑन लाइब्रेरी बुक्स 750। अब तीनों एसेट्स पर डेप्रिसिएशन 3350. 3,350। 3,350। ओके, देखो लाइब्रेरी बुक्स का ओपनिंग बैलेंस 5,000 का है, इसका भी दो जगह ट्रीटमेंट हो गया है। परचेज ऑफ लाइब्रेरी बुक्स हमने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से निकाला था 1,000, इसका एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा, वो इधर आकर हो गया। डेप्रिसिएशन का दो जगह ट्रीटमेंट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो टेबल के नीचे भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन का दो दो जगह ट्रीटमेंट हो गया है। ठीक है, राइट। बाकी बचा मेरा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जितने भी बचे हुए आइटम्स हैं उनका एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा, जिसमें टिक नहीं दिया हुआ है। सो टू बैलेंस बी बाई डी क्या? ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड है, 4280। 4280 ये किधर जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में। 4820 है, 4820 है, 4820, 4820 कैश इन हैंड, 4820। देन मिसलेनियस इनकम, ये किधर आएगा? इनकम के साइड Income में के side 700, income. तो इजी है। सो इनकम के साइड में 700 एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा, बाय 700। सो रिसीट के साइड में और कोई आइटम्स नहीं है। पेमेंट के साइड में आ जाओ, सभी आइटम्स में टिक दिखाई दे रहा है।
सिर्फ लास्ट में एक बाय बैलेंस सी बाई डी, ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में कैश इन हैंड 2450, 2450। 2450। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के भी सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट एक बार, हाँ, एक एक बार हो चुका है, उसका एक एक बार ही करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन का काम, क्वेश्चन में सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट हो चुका है, क्वेश्चन का काम खत्म। अभी नेक्स्ट सॉल्यूशन में आ जाओ। क्या हमने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई लेजर अकाउंट बनाया है? कोई लेजर अकाउंट नहीं बना। देखो, ऐसा भी हो सकता है ना, तो ये थोड़ा सा कम मेहनत वाला चैप्टर है। तब नेक्स्ट अपने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस करके कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस को निकालेंगे। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस एज बैलेंसिंग फिगर बता दो कितना आ रहा है? किसी ने अगर किया है तो बताओ। 47,000. Upal is saying 47,000. Is he correct? Please check. 47,000 capital Yes, fund sir. का opening balance. Shayan says yes, confirms. Okay, चलो, दोनों की तरफ से सही आंसर, बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट, अब इसको हम कहाँ ले जाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस करके लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस 47,000। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंस करो टू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। बोलो Sir, क्या deficit डेफिसिट आ रहा? ऊपर सेज सर वी हैव अ डेफिसिट 2,888. 2888. He says it is 2888. Please check. Deficit comes on the Yes, sir. credit side, buy side. Bani confirms. Okay. 2888. Please check. 2888 deficit आ रहा है। 2888 डेफिसिट है तो हम कैपिटल से Yes, sir. लेस करेंगे। 2,888. 2888. Shine also confirms. Okay. डेफिसिट कब होता है? व्हेन एक्सपेंसेस का टोटल इज मोर देन इनकम साइड का टोटल। सो डेफिसिट का जो अमाउंट है वो बाई साइड में आएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर, बिकॉज एक्सपेंस का साइड का टोटल ज्यादा है, इनकम के साइड का टोटल कम है। तो बैलेंसिंग फिगर जिस साइड का टोटल शॉर्ट होता है उसी साइड आता है, इसलिए डेफिसिट बाई साइड में आएगा। बिकॉज डेफिसिट तब आता है जब एक्सपेंसेस का टोटल इज मोर देन इनकम का टोटल, यानी इनकम का टोटल इज शॉर्ट। तो जिस साइड टोटल शॉर्ट है उस साइड बैलेंसिंग फिगर आता है। सो डेफिसिट बाई साइड में है, इनकम की साइड है। सो डेफिसिट अपने कैपिटल फंड से लेस करेंगे बैलेंस शीट में। 2888 को लेस करो, कैपिटल फंड का क्लोजिंग बैलेंस निकाल कर दो। हाउ मच इज इट कमिंग? 44,112। ओके, अब बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल करो, दोनों साइड का टोटल करो। $45,595 बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है। मैच कर गया, राइट? ओके, सो दिस वाज इलस्ट्रेशन 9, राइट?
नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 10 अभी नहीं कर रहे हैं, ये नेक्स्ट क्लास करेंगे इलस्ट्रेशन 10। आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करें? इलस्ट्रेशन 11। तो अभी नेक्स्ट अपने इलस्ट्रेशन 11 कर रहे हैं, चलो डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन 11 में काम और भी कम है। कैसे? क्योंकि इलस्ट्रेशन 11 में ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है। अच्छा ही है ना। स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी एनपीओ है, showed the following position on 31st March 2021, which means 1st April 2021. सो अपने को ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट दिया हुआ है, ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस मिल गया इधर से, और इसी ओपनिंग बैलेंस शीट में बाकी सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का भी ओपनिंग बैलेंस का पता चल गया। Then receipts and payment account for the year ended on 31st March 2022. So receipts and payment account भी दिया हुआ है for the year ended on 31st March 2022, यानी हमारा current financial year ends on 31st March 2022. So current financial year is 21-22. Okay, जिसका हमें receipts and payment account दिया हुआ है, और उसके साथ हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिए हुए जिनका हम दो दो जगह ट्रीटमेंट करेंगे। ये चीज हमें पता है। करना क्या है इस क्वेश्चन में? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 and a balance sheet as at 31st March 2022 after making the following adjustments. So दो ही काम करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, दो ही काम करना है। ठीक है, तो फॉर्मेट रेडी करो। स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी, ओके। तो सबसे पहले मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 10,000 रिसीव्ड इन एडवांस। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, क्लोजिंग डेट का है, ईयर के एंड का ट्रीटमेंट दिया हुआ है ना। कुछ नहीं मेंशन है तो इट इज ऑब्वियस कि क्लोजिंग डेट का है। आई बात समझ में? ये सोनो। एंड ओपनिंग डेट के बैलेंस शीट में तो वैसे भी सब्सक्रिप्शन का कहीं कोई अमाउंट है ही नहीं, यानी ओपनिंग डेट में ना सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कुछ बाकी था, ना कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल के रखा हुआ था। तो ओपनिंग डेट में तो आज सब्सक्रिप्शन का कोई बैलेंस है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो भी है मेरा क्लोजिंग डेट का है। सो दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द क्लोजिंग डेट। तो ये कौन से ईयर के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। तो करेंट ईयर में क्या करना है? इसको लेस करना है। Yes. प्रीपेड प्री रिसीव्ड को क्या करते हैं? क्लोजिंग बैलेंस हमेशा लेस करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये इनकम के साइड में लेस हो जाएगा 10,000 सब्सक्रिप्शन से। दूसरा ट्रीटमेंट कहेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के कौन से साइड में आएगा? ये Asset. एसेट के साइड में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस।
किसी से रुपया ले बैठी है और उसको एसेट बता रही है, Liabilities. Sorry, sir, Liability. liability. लाइबिलिटी, इट्स एन ऑब्लिगेशन। कोई अगर मेरे को एडवांस दे देता है तो वो हम पर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि बदले में हमें उन्हें फ्यूचर डेट में सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो हमारे पर एहसान हो जाता है, ऑब्लिगेशन अराइज हो जाता है कि हमें सर्विसेज देने पड़ेंगे। सो देयर इज एन ऑब्लिगेशन, इट्स अ लाइबिलिटी। सो इनकम का अमाउंट जब एडवांस में मिल जाता है, सो दैट अमाउंट विच इज रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी। सो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में आ जाएगा। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कितना रिसीव हुआ है? 2 लाख रुपीज। ठीक है, ओके। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम के साइड में बाय मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, जो क्वेश्चन में दिया वही वर्ड यूज कर रहा है। $2 लाख लेस received in advance, यानी 2 लाख में 10,000 नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हुआ है, तो लेस करके 1,90,000 इज सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में कैपिटल फंड के लिए 3-4 लाइन का जगह छोड़कर आउटर कॉलम में 10,000। नेक्स्ट, 75% of the entrance fees is to be capitalized, यानी जो एंट्रेंस फीस रिसीव हुआ है उसका केवल 75% अपने कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, तो रिमेनिंग 25% का क्या करना है? इनकम। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंट्रेंस फीस कितना रिसीव हुआ है? 30,000 रिसीव हुआ है, सो 30,000 का 75% कितना होता है? 22,500 जोड़ के देखो, 22,500 आ रहा है, वो अपने कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, क्योंकि जरूर नया मेंबर्स एंट्री की है तो एंट्रेंस फीस के साथ आया, उसका 75% कैपिटल फंड में ऐड होगा, 22,500 कैपिटल फंड में ऐड होगा, रिमेनिंग अमाउंट 7,500 इनकम के साइड में आएगा। क्लियर? कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस तो हमें मिल दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट में। कैपिटल फंड कितना है? 7,93,000। तो लगे हाथ इसको भी लिख देते हैं। लाइबिलिटीज के साइड में कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस, इनर कॉलम में 7,93,000, 7,93,000, इनर कॉलम में 7,93,000, हाँ 93,000, एड एंट्रेंस फीस, ब्रैकेट्स में शो करना पड़ेगा 75% ऑफ 30,000, $22,500। इनर कॉलम में जगह छोड़ दो नीचे में, सरप्लस ऐड करने के लिए, डेफिसिट हुआ तो उसको लेस करने के लिए। ठीक है, अब इनकम की साइड में आ जाओ। बाय एंट्रेंस फीस, ब्रैकेट्स में 25% ऑफ 30,000, कितना आ रहा है? 7,500. 7,500। नहीं समझ में आया? 75%
25%, है ना? Okay. Rent for rupees 4,000 and salaries for rupees 3,000 are outstanding. ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, एड आउटस्टैंडिंग। तो रेंट में एड आउटस्टैंडिंग, सैलरीज में एड आउटस्टैंडिंग, एंड देन बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में रेंट और सैलरीज का पेमेंट कितना कितना हुआ है? तो रेंट का हुआ है 88,000, सैलरीज का हुआ है 66,000। ओके, चलो तो एक्सपेंस के साइड में टू रेंट 88,000, एड आउटस्टैंडिंग 4,000, $92,000, टू सैलरीज इनर कॉलम में 66,000, एड आउटस्टैंडिंग 3,000, 3,000. आउटर कॉलम में 69,000। बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4,000, 3,000. 4,000, 3,000। Books are to be depreciated at the rate of 10% including additions, है ना? ये तुम समझ के क्या करना है? देखो, बुक्स का ओपनिंग बैलेंस कहां से मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में 4 लाख के बुक्स का ओपनिंग बैलेंस है। क्या बुक्स में कुछ एडिशंस हुए? एडिशंस यानी बुक्स परचेज किए? हाँ, 60,000 का बुक्स परचेज किया, यानी कुल मिलाकर बुक्स कितना हो गया? 4,60,000। 4,60,000 का बुक्स हो गया, उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। 4,60,000 का 10% इज 46,000। करो, बैलेंस शीट के एसेट के साइड में बुक्स इनर कॉलम में 4 लाख, एड परचेज ऑफ बुक्स 60,000, सब टोटल इनर कॉलम में 4,60,000 लेस 4,14,000. 4,14,000 बोल रहा है वो, देखो depreciation at the rate of 10%, 46,000। 4,14,000 ही बोल रहा है वो, करेक्ट बोल रहा है। आउटर कॉलम में 4,14,000 एंड 46,000 एक्सपेंडिचर के साइड में टू डेप्रिसिएशन, नीचे में डैश करके ऑन बुक्स 46,000। क्लियर? ओके, टिक करते रहना भाई। नेक्स्ट, electrical fittings and furniture are also to be depreciated at the same rate, यानी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर पर भी 10%, सेम रेट इज 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है।
सो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का ओपनिंग बैलेंस 1.5 लाख रुपया, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपया। क्या करेंट ईयर में इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स या फिर फर्नीचर परचेज या कोई सेल हुआ है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में चेक करो, आंसर इज नो। कोई नया फर्नीचर या इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स परचेज नहीं हुआ, ना ही कोई पुराना फर्नीचर इलेक्ट्रिक फिटिंग्स सेल हुआ है। तो जो भी है यही है, ठीक है। तो इस पर केवल 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो बैलेंस शीट के एसेट के साइड में इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 1.5 लाख, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 15,000। आउटर कॉलम में 1,35,000। फर्नीचर 50,000, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 5,000। आउटर कॉलम में 45,000। एक्सपेंडिचर के साइड में ऑन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कितना? 15,000। 8,000. ऑन फर्नीचर 5,000. 5,000। Total 66,000. Total 66. Bani Singh, total for depreciation is 66,000. Okay. 66,000 is total depreciation. चलो डन। हो गया। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने। ओपनिंग डेट में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सिक्योरिटीज में, 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। करेंट ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट किया है सिक्योरिटीज में, रिसीट्स एंड पेमेंट से पता चल जाएगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट करने से पैसा निकलता है, पेमेंट करते हैं तो 40,000. 40,000 का इन्वेस्टमेंट नया किया हुआ है। दिस इज न्यू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जब करते हैं कैसे करते हैं? पैसा देकर इन्वेस्ट करते हैं। तो पेमेंट के साइड में इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 40,000 का है। अच्छा, कोई इन्वेस्टमेंट को बेचा है, बेचने से रुपया रिसीव होता है, रिसीट के साइड में कोई इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज दिखाई दे रहा है। 8,000. ये तो इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। नहीं सर. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज रिसीट के साइड में कुछ है नहीं, यानी इन्वेस्टमेंट को बेचा नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट को बेचा नहीं है, ठीक है। सिर्फ 40,000 का नया इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। 40,000 का नया इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी ओपनिंग डेट में, ओपनिंग डेट से 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 एंड करेंट ईयर में 40,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1,90,000। 1,90,000. अब इसके विषय में क्या बोला हुआ है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया तो उसके बदले में क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट एनपीओ के लिए क्या है? इनकम है। इन्वेस्टमेंट जिधर करते हैं वहां से जब इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट इज इनकम। सो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज टू बी कैलकुलेटेड। सो इंटरेस्ट इनकम कैसे कैलकुलेट करना है? एट द रेट ऑफ 5% per annum, including purchases made on 1st October 2021 for rupees 40,000। यानी 9,500. 40,000 का जो नया इन्वेस्टमेंट किया था वो कौन से डेट में किया था? 1st October 2021।
1 अक्टूबर 2021 40,000 का जो नया इन्वेस्टमेंट किया था ये वाला, ये कब किया था? 1 अक्टूबर 2021। यानी ये 40,000 इन्वेस्टमेंट पर कितना महीना का इंटरेस्ट मिलेगा? 6 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जब भी मंथ्स में कैलकुलेशन में दिक्कत होता है ना, तो हमेशा ऐसे सोचो, अगर हम प्रपोज किए थे इस डेट में तो कितना मंथ्स अपने सेलिब्रेट करेंगे, तब देखना कभी भी कैलकुलेशन एरर नहीं होगा। बिकॉज इन सब केसेस में अपने डेट्स को लेकर कभी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते, है ना। उल्टे सामने वाला अगर करता है तो वो जूता चप्पल खा जाता है ना। राइट। तो कभी ऐसा हो तो याद करना कि चप्पलो, हम सपोज अगर इस डेट में प्रपोज किए थे, वो मेरे को प्रपोज किया था या की थी, तो कितना मंथ्स का हो गया हमारा रिलेशनशिप, वैसे करके। तो कितना मंथ्स का हो गया? 6 मंथ्स का। तो ये जो नया इन्वेस्टमेंट है उस पर अपने कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो नया इन्वेस्टमेंट 40,000 पर 5% के हिसाब से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, बट साथ में पुराना इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख का पहले से किया हुआ है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाई पड़ रहा है, तो उस पर तो फुल ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1.5 लाख पर 5% फुल ईयर का मिलेगा। तो 1.5 लाख पर 5% हो रहा है 7,500 7,500। और वहाँ पे 1,000, टोटल मानी दैट 8,500। एग्जाम्पल वॉज करेक्ट ना बेटा? वेरी वेरी वेरी, हाँ एकदम सही क्लिक किया ना वो। सोचो क्या क्या एग्जाम्पल देके समझाना पड़ा। कितना आ रहा है? 8,500। 8,500। ठीक है, 8,500 का इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर होना चाहिए। इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर इज 8,500। क्लियर? इसको हम एक वर्किंग नोट में शो कर देते हैं, फिर आगे इसके बारे में देखते हैं। नोट 1, इंटरेस्ट ऑन लिखो, इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर इज इक्वल टू 1,50,000 into 5% plus 40,000 into 5% into 6 by 12 is equal to rupees 8,500. This is income for the year. Okay. अब हमने आई थिंक रिसीट के साइड में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज देखा था। ये रहा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 8,000 का, ये रिसीट के साइड में है। यानी 8,000 का इंटरेस्ट हाथ में रिसीव हो चुका है, बट इंटरेस्ट इनकम साल का कितना बनता है? 8,500, जिसमें से 8,000 रिसीव हो चुका है क्योंकि वो रिसीट के साइड में दिखाई दे रहा है। तो 8,000 रिसीव हो चुका है, जबकि इंटरेस्ट इनकम होता कितना है? 8,500। यानी 500 रुपया का डिफरेंस क्या है? 500 रुपया अभी भी रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव होना बाकी है, रिसीवेबल है, यानी आउटस्टैंडिंग है। क्लियर? तो कैसे करें? इनकम के साइड में, इनकम के साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनर कॉलम में 8,000 लिखा, उसके साथ क्या करें? ऐड या लेस? ऐड अक्रूड इंटरेस्ट, है ना। 500 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव होना बाकी है, यानी वो आउटस्टैंडिंग है। इनकम के केस में आउटस्टैंडिंग के लिए भी यूज अक्रूड। सो अक्रूड इंटरेस्ट 500 रुपया का, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं। ऐड कर दिया, देखो आउटर कॉलम में आया 8,500,
विच इज इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर। करेंट ईयर का इंटरेस्ट इनकम होता है 8,500, तो इनकम के साइड में आएगा 8,500, जिसमें से 8,000 रिसीव हो गया है, 500 रुपया रिसीव होना बाकी है। हम लोग अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? अब ये अक्रूड इंटरेस्ट क्या है? एसेट। रिसीवेबल हमेशा एसेट होता है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में आएगा। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, $500। डन। अच्छा, पहले एसेट के साइड में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तो डालो। इसको थोड़ा नीचे में डालो। ठीक है, आप लोग डाल दे तो कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ओपनिंग बैलेंस 1.5 लाख, एड इन्वेस्टमेंट मेड in current year to total 1,90,000। क्लियर? एसेट के साइड में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तो आएगा ही। 1.5 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, 40,000 नया इन्वेस्टमेंट है, सो कुल मिलाकर हो गया इन्वेस्टमेंट 1,90,000। एसेट है बैलेंस शीट का, एसेट के साइड में, राइट। तो इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट हुआ, देन उस पर इंटरेस्ट इनकम का अलग ट्रीटमेंट होगा। वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम के साइड में 8,500 आया, जिसमें से 8,000 रिसीव हो चुका था, 500 रुपया रिसीव होना बाकी था, तो 500 रुपया को 8,000 के साथ ऐड करके 8,500 आउटर कॉलम में दिखा दिया। फिर वो जो 500 रुपया रिसीव होना बाकी था, वो अक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट के साइड में 500 रुपया आया। ठीक है, क्लियर है? तो टिक कर दो। इधर मैं इन्वेस्टमेंट्स को टिक करूं। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट हो चुका है, राइट? ओके, अभी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाओ। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखो, डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी, ये कैश एट बैंक, कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है, जो कहां आता है? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में है या नहीं? ओपनिंग बैलेंस शीट तो अपने को इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये दिखाई दे रहा है, तो इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। ठीक है, हमें करने का जरूरत नहीं है। सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स इनकम है। हायर ऑफ लेक्चर हॉल रिसीट के साइड में है, तो ये इनकम है, यानी इस एनपीओ ने अपने हॉल को लेट आउट किया था, भाड़े में दिया था किसी लेक्चर वगैरह के लिए, ताकि साइड इनकम हो जाए थोड़ा। एनपीओ का कोई बड़ा हॉल होगा, तो जो लोग एनपीओ से एसोसिएटेड थे उन लोग बोले कि मेरे को ये हॉल 4 घंटे के लिए इस तारीख को भाड़े में दे दो, तो इतना रुपया हम तुम्हें दे देंगे। सो वो रेंट रिसीव किया है इसने। कैसे पकड़ा? बिकॉज रिसीट के साइड में है, तो इनकम है। अरे नहीं होता है कि अपने कॉम्प्लेक्सेस वगैरह में रहते हैं, तो हमारे फैमिली में अगर कोई फंक्शन होता है तो वो सोसाइटी के कम्युनिटी हॉल में ही कर लेते हैं, तो कम्युनिटी हॉल थोड़ी ना अपने को फ्री में दे देता है। सम अमाउंट ऑफ भाड़ा तो चार्ज करते हैं ना, जैसे 5,000 है, 10,000 है या 15,000 है, तो कम्युनिटी हॉल भाड़ा लेता है। तो वो जो कम्युनिटी हॉल है वो सोसाइटी का है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का है, जो कि एक एनपीओ है। तो इसी तरीके से एनपीओ में होता है
कि अगर एनपीओ का कोई बड़ा सा हॉल है तो उसके मेंबर्स कभी कभी उस हॉल को अपने पार्टी वगैरह या फंक्शंस वगैरह या मीटिंग्स वगैरह के लिए भाड़े में लेते हैं, तो वे लोग एनपीओ को भाड़ा देते हैं, तो वो भाड़ा एनपीओ के लिए इनकम है, तो वही इनकम इधर में दिया हुआ है, हायर ऑफ लेक्चर हॉल। ठीक है, तो ये भाड़ा मिला है, रिसीट के साइड में है बोलकर मिला है, तो मिला है तो इनकम है, तो ये दोनों मेरे इनकम के साइड में आ जाएगा। पंद्रह सौ, बीस हजार, तो रिसीट्स एंड पेमेंट के रिसीट साइड के सारे आइटम्स में टिक है, हो गया इसका ट्रीटमेंट। अब पेमेंट साइड में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, ये सब क्या है, एक्सपेंसेस है, तो ये एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, देन टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी, टू टेलीफोन चार्जेस, 7,200, 5,000, 5,000। ओके, नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, क्या लगता है ये करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है? करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर में कैसे पेड हो सकता है? करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो करेंट ईयर में पेमेंट हुआ नहीं होगा, तो ये जरूर कौन सी ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट है, पिछले लास्ट साल का है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में। ठीक है, तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में 7,000 दिखाई दे रहा है। समझ में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड का मतलब क्या है? मतलब एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट हुआ नहीं था वो पेमेंट किया, तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो मतलब ही क्या है, वो करेंट ईयर में आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, करेंट ईयर में उसका पेमेंट हुआ नहीं है, नेक्स्ट ईयर होगा, और ये ऑलरेडी करेंट ईयर के पेमेंट के साइड में है, यानी ये पेमेंट करेंट, समझ में आया ना? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो पेमेंट हुआ है कौन सी ईयर का हुआ होगा, पिछले साल का। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आप करेंट ईयर में कैसे पेमेंट कर सकते हो, तो नेक्स्ट ईयर होगा। तो करेंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेमेंट है वो प्रीवियस ईयर का हुआ है, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी प्रीवियस ईयर का लाइबिलिटी, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में आ रहा है। सो देखो 7,000 7,000 मिल गया हिसाब, 7,000 का हिसाब मिल गया, तो इसका भी ट्रीटमेंट हो चुका है ऑलरेडी, क्वेश्चन में डन है, हमें अपने सोल्यूशन में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करने का जरूरत है। क्लियर? हाँ, अगर अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होता तो हम इसको ओपनिंग बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, बट इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर दिया हुआ है, तो इस आइटम का ट्रीटमेंट हो चुका है। तो देखो क्लियर। अभी बाकी पेमेंट के साइड में और कौन सा आइटम में टिक नहीं है, लास्ट में बाय बैलेंस सी बाई डी, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक कैश इन हैंड है, तो इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में लिख दो।
कैश एट बैंक 20,000, कैश इन हैंड 11,300। डन। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के सारे आइटम्स में देखो टिक हो गया है, यानी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट डन। अभी बचा ओपनिंग बैलेंस शीट। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी, ओपनिंग बैलेंस शीट के भी सारे आइटम्स में टिक है। देखो टिक मारने से कितना काम आसान हो गया, एक ही बार में पता चल गया कि अब ओपनिंग बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट और कुछ करना बाकी नहीं है, हो चुके हैं सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट। ठीक है, सो क्वेश्चन का काम हो गया खत्म, राइट। क्वेश्चन में सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट सही जगह हो चुका है। अभी सोल्यूशन में आ जाओ। सोल्यूशन में देखो, इस सोल्यूशन में ना कोई लेजर अकाउंट हमने बनाया, ना ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ा। तो क्वेश्चन तो एकदम सीधा साधा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंस करेंगे। बताओ। तो डेफिसिट आ रहा है 16,700। डेफिशिट आ रहा है, बानी से डेफिशिट कितना आ रहा है? डेफिशिट 16,700। 16,700। 16,700 परफेक्ट। डेफिशिट को हम क्या करेंगे? कैपिटल फंड में से लेस। लेस। तो बैलेंस शीट वैलिड। अच्छा, कैपिटल फंड में से डेफिशिट को लेस करके कैपिटल फंड का क्लोजिंग बैलेंस कितना रहा? 7,98,800। 98,800। ठीक, अब दोनों साइड का टोटल टोटल बता दो कितना? 8,15,800। 8,15,800 बैलेंस शीट मैच्ड। ठीक है, दोनों सेट का टोटल टैली कर गया, राइट। ओके, सो आज हमने क्लास में इलस्ट्रेशन 9 एंड 11 को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास दो ही इलस्ट्रेशंस बचा हुआ, इलस्ट्रेशन 10 एंड इलस्ट्रेशन 12। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस का क्वेश्चन है, बिकॉज इलस्ट्रेशन 10 और 12 में हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। अभी तक हम क्वेश्चन में क्या करते आ रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। अब 10 एंड 12 में अपने क्या सीखेंगे? इन क्वेश्चन में अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ रहेगा, बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा, और उसमें से हम लोग को रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बनाना है, राइट, यानी उनो रिवर्स। ठीक है, क्लियर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कल का डिस्कशन। ये लास्ट स्टेप प्रोसेस होगा इन दिस चैप्टर एंड कंप्लीट उसके बाद ये चैप्टर। ठीक है, चलो देन आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। बाय एंड टेक केयर।